हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हमारा न्यूक्लियाई का सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर, आइसोटोन के बारे में डिस्कस कर रखा था और स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन बहुत सारी चीजें देख ली थी ना। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ठीक है। हमने आइसोटोप, आइसोबर में है ना, हमने ये चीजें देखी थी कि कैसे है ना फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही, कैसे कलर वगैरह चेंज हो रहा है, ठीक है। बहुत बेसिक बातें थी। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको वीडियो जरूर से देखना चाहिए बेटा। अगर नहीं रिवाइज करना चाहते फटाफट तो एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज का भी बहुत ज्यादा बेसिक होने वाला है। ये वाला टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आपने ना आइंस्टाइन का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, सीख रखा होगा कि लिखा होता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। आज इसके रियल आपको है ना फेल दे दूंगा कि क्या होता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मीनिंग समझाऊंगा। अब तक आपने है ना सुन रखा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली वन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आज मैं बताऊंगा बेटा एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी बना भी सकते हैं और एनर्जी मिटा भी सकते हैं। ये क्या स्यापा हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप टूटेगा बेटा, बहुत लिमिटेड था। बनाऊंगा फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बनेगा लेकिन अलग तरीके से बनेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, आज ये टूटेगा। आपने पढ़ रखा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिस्ट्री के अंदर आता था ना बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 11th के अंदर। इन एनी केमिकल रिएक्शन का मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। जो अमाउंट ऑफ मास लेके चलते थे अमाउंट ऑफ मास वही रहता है। पर हम आपको आज बताएंगे मास कैन बी क्रिएटेड एंड मास कैन बी डिस्ट्रॉयड। फिर आपने पढ़ रखा होगा अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चैप्टर नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले कुछ ऐसे एनसीईआरटी के अंदर कुछ मतलब एनसीईआरटी थी तो ऐसी डेफिनेशन आया करती थी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना। कुछ रेफरेंस बुक में इस तरीके से छाप देते थे, मतलब स्टेट बोर्ड लेवल की बुक जो होती थी ना उसके अंदर कुछ ऐसा छापा होता था, बताओ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्या बात है, मतलब चार्ज को हम बना भी नहीं सकते मिटा भी नहीं सकते। बट आज बता रहा हूं बेटा चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉय, मतलब ये तीनों जो लॉ थे ना बेटा फेल होंगे। फेल नहीं मतलब फेल की बात नहीं बेटा। क्वांटम लेवल पे जब हम थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा ना एटम लेवल पे जाके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों चीजें फेल हो रही है। क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, लिमिट आ रही है। एक जगह पे इसकी जाके लिमिट आ जाती है। बाहरी दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में ठीक ठाक तरीके से ये तीनों चीजें फॉलो होती बेटा, लेकिन थोड़ा अगर सिचुएशन को चेंज किया जाता है वहां पे ये चीजें लिमिटेड हो जाती है, वहां पे ये चीजें फॉलो नहीं हो पाती है, ठीक है। चलो अच्छा ये बताइए मुझे थोड़ा सा, अगर मैं मास लू, जैसे मान लो मैंने हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब ले रखा है। न्यूक्लियर बॉम्ब इतना छोटा सा है, अगर इसे कहीं डाल दूं या एक्सप्लोजन इसे कर दूं, है ना, किस तरीके से किया जाता है हम पढ़ेंगे, आपको बम बनाना सिखाएंगे, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये गलत काम नहीं करेंगे, हम आपको बम बनाना ही सिखाएंगे, है ना। आप बम बहुत फोड़ते हो, है ना। चलो तो हम क्या आपको सिखाने वाले बेटा, बम बनाना तो बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। ये चीजें फेल करेंगी और ये चीजें फेल होने पे, अच्छा ये टॉपिक पे था न्यूक्लियर, है ना। मेरे पास हाथ में यूरेनियम है। अब यूरेनियम में मैंने किसी तरह इसको है ना विस्फोट करवा दिया, एक्सप्लोजन करवा दिया, बूम हो गया, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। लेकिन कुछ होगा ना बेटा, कुछ रीडिंग होगी कि सर इतना टेम्परेचर चला जाएगा, इतनी एनर्जी निकलेगी, है ना, कुछ रीडिंग होगी। तो कितना टेम्परेचर जाएगा, अगर बम फूटता है, न्यूक्लियर बम फूटेगा तो कितना टेम्परेचर जाएगा। सर शायद मुझे लगता है 1000 डिग्री सेल्सियस, नहीं 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 शायद सर 5000, सर नहीं 10,000 आएगा। कोई बोलेगा 50,000, कोई बोलेगा लाख। सर लाख डिग्री तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना तो नहीं जाएगा बेटा, लग रहा है ना। असल में टेम्परेचर, एक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जब फूटता है ना, बम होता है, तो टेम्परेचर कितना जाता है अंदाजा है,
10⁻7 से लेके 10⁻9 डिग्री तक जाता है। कितना पता है बेटा? 10⁻, अरे अच्छी गंदगी, 10⁻7 टू 10⁻9 डिग्री तक जाता है बाबू। 7 to 9 मतलब 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ डिग्री तक जाता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर में कौन जिंदा रह सकता है? कोई नहीं। आपने बचपन से जब पढ़ते आ रहे हो तो आपने 3 स्टेट के बारे में सुन रखा है। हाँ, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, बोला है ना। और चौथी एक स्टेट के बारे में आपने, और इंटरमीडिएट मतलब इनके बीच में जो आती है लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में कहते थे ना प्लाज्मा स्टेट, है ना, प्लाज्मा स्टेट, ये कहते थे प्लाज्मा, नाम सुन रखा होगा। तो काफी जगह पे देखा है टीचर्स क्या पढ़ा देते हैं, देखो बच्चा ये सॉलिड है और ये लिक्विड है ना, पूरा सॉलिड है ना पूरा लिक्विड है, आधा आधा है, मेल्ट कंडीशन पे है ना, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन कौन सी सिचुएशन पे? ना सॉलिड है ना लिक्विड है। आज आपको प्लाज्मा फील करवाता हूं। चलो, आपने पता है सॉलिड कब होता है? आपने पानी को ऐसे फ्रीज करके रखा है, मॉलिक्यूल 5 में ऐसे कर रहे हैं तो वो सॉलिड है। थोड़ा गर्म कर दिया तो दूर दूर हो गए, है ना, ऐसे दूर दूर हो गए तो लिक्विड हो गए, बहुत ज्यादा दूर हो गए तो गैस हो गया। लेकिन जो गैस का मॉलिक्यूल चला गया, अरे पकड़ इसे, गैस का मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मॉलिक्यूल, अरे बेटा ये मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है ना, ये लट्टू, ये हाँ मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल आया ये तो सॉलिड है ना, भले दूर चला गया, चली गई, चलो मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करके दूर चला गया, गैस बन गया, गैस बन गया, इसे पकड़ के लाओ। अब ये जो है ना, ये गैस है, लेकिन ये एटम की बात करो तो इसका न्यूक्लियस अभी भी सॉलिड है। न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ेंगे, न्यूक्लियस अभी भी सॉलिड है। ये सॉलिड न्यूक्लियस को इतना गर्म कर दो, कितना, इतना गर्म करो कि ये खुद भी मेल्ट हो जाए, न्यूक्लियस भी ना रहे, पूरा की पूरा एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ही मेल्ट हो जाए पूरा, ऐसा है ना। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता हो कौन रहता, बताओ मुझे? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और न्यूक्लियस के अंदर रहता है भाई साहब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बोलो हाँ, है ना। उन्होंने जो भी अपनी सेटिंग बना रखी है बेटा, है ना, जो भी सेटिंग पाड़ रखी है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जिस टाइप की भी रिलेशन है, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, आप रिलेशन समझ नहीं पाओगे, इनके रिलेशन बहुत ओपी क्लास के हैं। इनके बीच में जो भी रिलेशन इन्होंने सेटिंग पाड़ रखी बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन आसपास चक्कर लगाता ही रह गया और इन्होंने अपनी सेटिंग बना रखी है, दो आपस में चिपक के बैठे हुए हैं, है ना। अब ये जो चिपक के बैठे हैं, इनके बीच में जो भी सेटिंग है वो सारा टूट के बिखर जाएगा, सब पानी की तरह एकदम मेल्ट हो जाएंगे ऐसे, है ना, सब मेल्ट हो जाएगा ऐसे। तब जो स्टेट आती है ना उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। फील आया? प्लाज्मा स्टेट, एटम जब पिघल जाता है, न्यूक्लियस जब पिघल जाता है, तब जो स्टेट आती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो वो कब आता है? पता है कब आता है? जब इतना टेम्परेचर मिलता है, मतलब एक अगर आपने गलती से न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ दिया ना बेटा, तबाही आ जाती है। ऐसे ही नहीं कहते कि ना न्यूक्लियर बम फेंकने से पहले, छोड़ने से पहले लोग सोचते हैं, है ना, क्यों डरते हैं लोग। जिस जगह पे आपने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला ना बेटा, जिस जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाला, यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा नहीं गिरेगा, मान लो गिरा, है ना, बूम होगा तो यहाँ पे एयर में क्या होता है, सॉरी एयर जो होती है ना, एयर किसकी बनी? गैस की। गैस के अंदर क्या होते हैं? एटम्स। वो एटम्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, वो पूरा पिघल जाएगा, सारी चीजें मेल्ट होकर जमीन पे पड़ी दिखेंगी तुम्हें, जिस जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब फूटता है। ठीक है, ये होता है, इतनी ज्यादा टेम्परेचर निकलता है, इतना ज्यादा हीट निकलता है। आपको पता है, कोई अंदाजा है? जो यूरेनियम होता है ना, 1 kg यूरेनियम, ओनली 1 kg यूरेनियम, उसमें से कितनी हीट निकलती है? 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ kg तक, 10⁻7 से 10⁸, 10⁻7 to 10⁸ kg प्योर कोल को, है ना, कोयला जो कहते हैं, कोयला 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ kg कॉल एक साथ में जला दो एक जगह पे,
तब जो हीट निकलती, जो टेम्परेचर निकलता है ना, जो हीट निकलती है वो किसके बराबर होती है पता है? महज 1 kg यूरेनियम के बराबर होती है। 1 kg यूरेनियम जब एक्सप्लोजन होता है ना, बूम होता है ना, तो उसमें जो हीट निकलती है ना बेटा, उतनी हीट इसमें से निकलती है। ये है यूरेनियम का पावर। और एक जगह पे इतनी ज्यादा हीट निकलती है ना कि वो तो एयर तक को मेल्ट कर देता है, साफ कर देता है पूरा। सब जमीन पर लेट जाते हैं और जमीन तक गायब हो जाती है, जमीन तक मेल्ट हो जाती है बेटा। जमीन जमीन नहीं रहती, जमीन भी एटम की बनी, एटम एटम सब स्वाहा, सब सना हुआ दिखता है बेटा, पूरा लावा की तरह एकदम सन जाता है पूरा, सब स्वाहा। इस वजह से यहां पर बहुत दिक्कत हो जाती है बेटा यूरेनियम से। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ इतनी ज्यादा एनर्जी आई कहां से, है ना? न्यूक्लियर बॉम्ब तो महज 1 kg था, इतनी एनर्जी आई कहां से? हमने एनर्जी बनाई। न्यूक्लियर बॉम्ब जब एक्सप्लोजन हुआ तो उसका मास गया कहां पे? मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये है ना टॉपिक, थोड़ा लेट से रखेंगे, है ना? ये भी टूटेगा लेकिन थोड़ा लेट तो करेंगे, नहीं तो अभी वो ले लूंगा तो मिक्स हो जाएगा चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, आइए फील करते हैं। तो E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, आइंस्टाइन की थियोरी ये कहती है, आइंस्टाइन की थियोरी ये कहती है कि मास भी एनर्जी का पार्ट है और मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और होता है, हो सकता नहीं होता है। E इज इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर या E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, दोनों राइट। अगर मान लो मैंने कोई रिएक्शन करवाया, केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाया या कुछ भी हुआ, चेंज हुआ, है ना, कुछ में से कुछ बन गया। अब जब बना तो उसमें कुछ मास गायब हो गया, उसमें कुछ मास डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। डेल्टा एम मास डिसअपियर, डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मैंने महज छोटा सा मास ले रहा, एकदम छोटा सा मास। और आपको पता है ना 1 AMU कितने के बराबर होता है? 1 AMU कितने के बराबर होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना? इतना AMU, 1 AMU इसके बराबर होता है। इतना मास गायब हो गया, तो इतने मास के पास एनर्जी कितनी है? इतने मास जो गायब हुआ तो कितनी एनर्जी निकाला होगा? देखो हमारी थियरी क्या कहती है, कितनी एनर्जी निकली? एनर्जी चाहिए ना। अच्छा, डेल्टा एमसी स्क्वायर, मास को C से C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। मास इतनी एनर्जी निकाल सकता है। मेरे पास है मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और C जो होता है, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना, उसका स्क्वायर। तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और 9 इंटू 10 टू द पावर 16, है ना? इतनी एनर्जी निकली। इसे हम लिख सकते हैं जूल में। कोई दिक्कत बेटा? इसे हम किस में लिख सकते हैं? जूल में। आंसर मेरा जूल में आ रहा है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का है। किस में निकालने का बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का है। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का है तो मैं इसे क्या कर दूंगा बेटा? जूली को किससे डिवाइड कर दूंगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर दूंगा। अगर इससे डिवाइड करूंगा तो एनर्जी हो जाएगी बेटा 9.31 इंटू 10 टू द पावर 931 इंटू 10 टू द 0.5, है ना, 931.5 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे लिखा जाता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी बाहर आती है। इसे आपको याद ही कर लेना है वैल्यू को। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी स्लिप ऑफ टन हो गया, अगर एक AMU मास गायब हो रहा है, अगर एक AMU मास गायब हो रहा है तो इतनी एनर्जी बाहर आती है। ये पॉइंट में थोड़ा सा स्लाइडली शायद आपका मल्टीप्लीकेशन में चेंज आए, लेकिन हमें यही वैल्यू लेके चलनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 1.67 के पीछे भी थोड़ा सा नंबर लगता है और यहाँ पे लगता है वो सब, है ना। तो यही वैल्यू हम लेके चलेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU के पास कितनी एनर्जी होती है? सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बातें क्लियर हो तो बेटा इसे फटाफट कॉपी कर लो। और आपको एक सवाल देता हूं, 16 ग्राम के पास कितनी एनर्जी होती है? 16 ग्राम, ठीक है। चलो
फटाफट इसे सॉल्व करो, कॉपी करो फटाफट। हो रहा है बेटा, चलो कॉपी कर लो। 16 ग्राम के लिए बताया बेटा, 16 ग्राम के लिए निकालो। डेल्टा एम को कितना ले लेंगे हम, देखो यहाँ पे, चलो ले रहा हूं, चलो यहाँ पे कितना है 16 ग्राम है ना। 16 ग्राम कितना होता है बेटा, 16 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, रख दो यहाँ पे। 16 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, और ये कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर। 16 10 टू द पावर -3, 9 इंटू 10 टू द पावर 16, और इनका मल्टीप्लीकेशन ले आओ, आंसर आपका जूल में लिख दो। ठीक है, इतनी जूल जो एनर्जी होती है ना, मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। इतनी जूल जो एनर्जी होती है निकलती। डन बेटा, बहुत बढ़िया। चलो 144 इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर +13, देखो कितनी एनर्जी आ रही है, सोचो। 144 मतलब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो उसे 1.44 इंटू 10 टू द पावर 15 जूल। इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, इतनी ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ 16 ग्राम के अंदर। इमेजिन करो आप, अगर यहाँ पे मैं ले लू केजी, अगर यहाँ पे कोई बच्चा ले बेटा, तू ही समझ ले, तेरी वेट जो होगा अप्रोक्स मान लेते हैं हम 50-60 kg का तो होगा, 50-60 किलो का होगा ना बेटा। 60 किलो यहाँ पे पकड़ लो ना, तो अपना देख लेना कितनी एनर्जी है आपके पास। अगर आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब बढ़ गए ना, है ना, खुद को न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, अपने बॉडी को एकदम मतलब ऐसे कर दिया, पूरा मास आप तो एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा, आग लगा दूंगा, न्यूक्लियर चैप्टर एक दिन में खत्म कर दूंगा, है ना। अगर गलती से आपने ना खुद की बॉडी को है ना एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, आग लग जाएगी। पूरा स्टेट, पूरा जो जिस सिटी के अंदर हो ना, सिटी पूरी साफ आपकी, जिस सिटी के अंदर हो ना पूरी सिटी साफ हो जाएगी, इतनी ज्यादा एनर्जी आप में। चलो डन, ये था आपका मास एनर्जी का फॉर्मूला रिलेशन बेटा, आइंस्टाइन का रिलेशन। और इस रिलेशन को थोड़ा और गहराई से समझते बेटा, थोड़ा और गहराई से जाते हैं। चलो क्या ये दोनों रिलेशन एक ही हैं, E इज इक्वल टू mc² और डेल्टा m इज इक्वल टू E/c²। c² नीचे चला जाता है तो E/c²। क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं, डेल्टा m लिख दो यहाँ पे। क्या ये दोनों, ऐसे मैथमेटिकल देखा जाए तो दोनों चीजें एक ही हैं, बट फिजिक्स के नजरिए से देखा जाए तो दोनों चीजें बहुत अलग है ना। सिर्फ फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो इसको नीचे कर दिया, क्या हुआ, बहुत डिफरेंट है बेटा, बहुत, मतलब ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा एंटायर डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। इनका वे ऑफ कॉन्सेप्ट ही अलग है, इसे समझने का तरीका ही अलग है। सब एनसीईआरटी के अंदर कुछ छापा नहीं बेटा, कुछ नहीं छापा है, इसका फील समझो बेटा। ये क्या बता रहा है, अगर इतना मास गायब हो गया है ना, कुछ भी रिएक्शन करते इतना मास गायब हो गया है, तो वो मास कहां पे गया है, वो मास सारा के सारा किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या जो भी रिएक्शन हो रहा, मास डिसअपियर होना मतलब वो मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, चलो। और ये क्या बता रहा है, अगर इतनी एनर्जी निकाल रहा है या इतनी एनर्जी ले रहा है, अगर एनर्जी निकाला है इतनी तो इतना मास वो गायब हुआ है, या इतनी एनर्जी निकालेगा तो इतना मास को गायब करेगा। इस रेट से एनर्जी निकाल रहा है तो इस रेट से मास गायब होगा, अगर इस रेट से एनर्जी ले रहा है तो इस रेट से उसका मास बढ़ेगा। एनर्जी लेता है मतलब सन, हमें पता है ना, अरे वो वाले सन की बात नहीं कर रहा, हमारा एक लौता सन, अरे वो मतलब जो सुबह सुबह से धूप देता है वो, है ना। चलो, तो जो सन है जो हमें धूप देता है, वो कहां से एनर्जी लाता है, इतनी ज्यादा एनर्जी आती कहां से, उसकी एनर्जी को फील करना है। समर में धूप में खड़े हो जाना, फील कर लोगे बेटा। तो इतनी ज्यादा जो रेडिएशन आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही बेटा वहां से, वो एनर्जी आती कहां से, ठीक है, वो एनर्जी आती कहां से, वो एनर्जी आती है मास गायब होने से। सन का हमेशा से मास गायब होता जा रहा है, सन हमेशा से छोटा हुए जा रहा है, उसका मास गायब हो रहा है।
बुढ़ा नहीं हो रहा है भाई, छोटा हो रहा है ना। क्या मास किसका? सन का। सन का मास छोटा हुए जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। वो मास किस में कन्वर्ट कर रहा है? मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और हमारी अर्थ बैठे बैठे ई करके एनर्जी ले रही है, सन की एनर्जी ले रही है। मतलब हमारी अर्थ का मास धीमे 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 बड़ा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा नहीं तो होता है, मास बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें रॉन्ग प्रूव होती बेटा। क्या क्या? मास एनर्जी, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हम बना सकते थे, हमने बनाया, मास में से एनर्जी बन गई है ना, एनर्जी बना सकते हैं। एनर्जी को मिटा भी सकते हैं। एनर्जी किस में? एनर्जी चली गई, सन से आई हुई एनर्जी कहां पे चली गई, कहां पे गायब हो गई? दिखाई दी? नहीं दिखाई दी ना, वो मास में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मास में कन्वर्ट हो गई। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? मास हम बना नहीं सकते, हम तोड़ नहीं सकते। देखो हम मास को भी गायब कर सकते हैं और मास को भी बना सकते हैं। असल में रूल क्या है? असल में रूल है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ये बनाया गया फिर कंजर्वेशन ऑफ मास गलत, लिमिटेड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिमिटेड, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी अनलिमिटेड। हमेशा के लिए सही है, हमेशा के लिए ये सही है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। और इस पूरे यूनिवर्स में जितना मास है वो सारा के सारा एनर्जी से बना है, और वो भी एक एनर्जी है। ठीक है, अगर कहीं से एनर्जी आ रही है तो वो खुद से नहीं बन रही बेटा, वो एनर्जी कोई बना नहीं रहा है, कोई कहीं से बन नहीं रही बेटा, वो मास को गायब करके बन रही है। मास कम होगा तो एनर्जी बनेगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तो मास बढ़ जाएगा। ये सच्चाई है, ये पूरी सच्चाई है। और ये सच्चाई हमारे न्यूटन, सॉरी आइंस्टाइन भाई साहब बहुत साल पहले, हमारे पूजनीय आइंस्टाइन जिन्होंने बहुत पहले कह दी थी बेटा। अब थियरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत अलग है, वो बात नहीं चल रही बेटा यहाँ पे। आप टाइम ट्रैवल इसे मत लेके ना, इसके साथ टाइम ट्रैवल का कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तक बच्चे पता नहीं, मतलब ये क्या मार्वल वाले ने, एमसीयू वाले ने पता नहीं क्या गंदगी मचा रखी बच्चे को। हमको तो बस हमारा बड़ा बच्चा हो के है ना टाइम ट्रैवल की मशीन बनाएगा बेटा। बकवास बंद करो, टाइम ट्रैवल बनाओगे बेटा। हाँ, अब ये टिंडर मत बना देना एमसीयू के नाम पे, है ना, ऐसा कर रहे हैं सर, है ना। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें समझ में आ गई, है ना। और इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे कह दूं 16 ग्राम इज इक्वल टू कितनी एनर्जी, तो इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट एनर्जी। मास इज इक्वल टू कितनी एनर्जी है ना। अपना मास 60 kg है, 60 kg इज इक्वल टू कितनी एनर्जी, ये होता है। चलो अब और एक नया टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसे जो छापना है छाप लो। हम नया टॉपिक पे बढ़ रहे बेटा। नया टॉपिक हमारा न्यूक्लियर साइज। ठीक है, चल बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर साइज के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर साइज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलो ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां देखती है। चलो न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज। अच्छा मुझे बताया जाए न्यूक्लियस की साइज किस पे डिपेंड करती है? हाँ, न्यूक्लियर की साइज किस पे डिपेंड करती है? अच्छा ये बताओ कि अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे Z बढ़ेगा, A बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा। अरे दूर जगह चाहिए रहने के लिए। 2 लोग घर में रहते हो, आप 3 लोग आ जाते तो रूम बड़ा करना पड़ता है। 4 लोग आ जाएंगे, इतना नहीं बड़ा, और बड़ा रूम चाहिए और बड़ा बंगलो चाहिए अभी, है ना। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस बड़ा होगा। हाँ, मतलब न्यूक्लियस की साइज पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करती है। अरे बुड़बक, पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ तो न्यूट्रॉन भी बढ़ेगा ना। हाँ रे, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो लोग रहते हैं उनसे बढ़ गई होती है ना। न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग रहते हैं? ए, एटॉमिक मास नंबर। अच्छा मतलब जो न्यूक्लियर की साइज होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? ए पे डिपेंड करती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही बोला इन्होंने। चलो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। V कितना होता है? मान लो
जो ये एटम का न्यूक्लियस है इसकी रेडियस में आर मान लेता हूं। ऐसे तो होती नहीं है रेडियस, ऐसा कुछ होता नहीं। देखो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस रियलिटी में क्या है, क्वांटम थियरी कहती है कि न्यूक्लियस का जो है ना बीच में ना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, फिर धीमे 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 न्यूक्लियस ऐसे कम होता जाता है, क्लाउड की तरह ऐसे 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 खत्म होते 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 कब खत्म हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा सेंटर में बहुत ज्यादा ऐसा। तो हमने मान लिया कि बेटा इसकी रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, या कैपिटल आर ले लो, आर कैपिटल आर अच्छा लगता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। प्रोपोर्शनलिटी है तो मतलब कांस्टेंट चीजों को साइड में रख दो तो कोई दिक्कत नहीं होता बेटा। आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्यूब को यहां पे लेके जाऊंगा तो बेटा 1/3 हो जाएगा, ए रेज टू 1/3। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट लगा दी, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3। और जहां पे आर नॉट की वैल्यू जो होती है आर नॉट है ना 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होता है। कितना होता है बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है, फर्मी मीटर होता है। क्या होता है आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 FM फर्मी मीटर। इतनी बातें क्लियर है बेटा। ये था तुम्हारा आर नॉट, आर नॉट है ना, यहां पे रख दो बेटा। ये तुम्हारी है रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की रेडियस बता रहे हैं कि न्यूक्लियस इतना बड़ा रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस इतना बड़ा है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आता है न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या आता है बेटा न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज की डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी की बात चल रही है तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा मास अपॉन वॉल्यूम, मान लो कोई एटम है, हमारे पास कोई एटम है, ये रहा, उसका न्यूक्लियस है ना, एटम का न्यूक्लियस है। एटम के न्यूक्लियस में कितने लोग रह रहे बेटा ए, कितने लोग ए, लेट सबका अप्रोक्स मास मैं ले लू m, है ना। जितने भी न्यूक्लियॉन्स है ऐसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन थोड़ा हल्का होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, दोनों का मास होता है ना। ऐसे तो दोनों का मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सली बराबर है, लगभग लगभग बराबर, एकदम ना के बराबर चेंज है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है तो मैं अप्रोक्सली मान लेता हूं सेम है। न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग हैं ए, न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग हैं ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ए होता है। और सबका मास कितना है, देखो जैसे एक लिफ्ट में 5 लोग खड़े, सबका मास मैं कह दूं 50-50 kg है, तो लिफ्ट के अंदर टोटल मास कितना है, अच्छा एक का 50, 5 लोग है 250 हो गया, उस तरीके से। चलो मास कितना है AM है। अच्छा वॉल्यूम कितना है, अच्छा न्यूक्लियस का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत। बट R इज इक्वल टू क्या होता है आर नॉट ए रेज टू 1/3, क्या हो गया AM 4/3 पाई R का क्या हो गया बेटा आर क्यूब, मतलब आर नॉट ए रेज टू 1/3 और उसका होल क्यूब। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हो गई। अब क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब करोगे तो क्या लिखा जाएगा, देखो AM अपॉन 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, और ए से एस वहां हो गया, मतलब आ गया मास अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। अब इसने मुझे बता बेटा कौन सी चीजें वेरिएबल है, यहाँ पे सारी चीजें कांस्टेंट है। क्या है, मास कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है मास, 4/3 पाई कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब डेंसिटी कैसी होती है बेटा, डेंसिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, डेंसिटी बराबर होती है, डेंसिटी अच्छी होती है ना, डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, हर जगह पे डेंसिटी बराबर है। ऐसा ऐसी ये थियरी कहती है, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। ठीक है, लिमिटेड है ये थियरी भी, लिमिटेड है। चलो डेंसिटी मास अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। अगर इसे थोड़ा मिटा रहा हूं, देख लो कॉपी कर लो, इसे मिटा रहा हूं,
चलो डन, मिटा रहा हूं, कॉपी कर लो फटाफट। चलो इसको मिटा देता हूं, देखो इसे मिटा, छाप लो, इसे मिटा दिया है ना। चलो इसमें टारगेट, इसमें जो रिजल्ट निकला था क्या था बेटा, R इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3 था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है चलो, अब डेंसिटी जो आया ना मेरे यहाँ पे, डेंसिटी का फॉर्मूला, ये डेंसिटी, इसकी वैल्यू लिख के देखते बेटा। डेंसिटी इज इक्वल टू m, है ना, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, इतना दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये रहा ये। इसमें कहीं पे भी कोई भी चीज वेरिएबल नहीं बेटा। पहली चीज की ए पे डिपेंड करती नहीं है डेंसिटी, साइज डिपेंड करती है बेटा, साइज, लेकिन डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है। चलो मास कितना होता है, मास, एटॉमिक मास है ना, प्रोटॉन का मास कितना होता है, लगभग सब बराबर होते हैं, 1.67 10 टू द पावर -27 kg, 27 kg। और दूसरा जो होता है बेटा, ये मास कितना होता है 4/3, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और आर नॉट जो होता है आर पॉइंट कितना था 1.6 × 10 टू द पावर -15 और उसका क्यूब, और उसका क्यूब। अब ये सबको सॉल्व करोगे तो लगभग वैल्यू कितनी होती है बेटा, फटाफट सॉल्व करो, मैं भी देख लेता बेटा वैल्यू कितनी हो रही है। जो इसकी वैल्यू हो रही है, डेंसिटी की वैल्यू जो आ रही है वो बहुत ही ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा, मतलब 2.30 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, इतनी ज्यादा आ रही है। 2.30 इंटू 10 टू द पावर 17 kg, बहुत ज्यादा, सच बहुत बड़ी। अच्छा ये नहीं पता चल रहा है कैसे हो रही है, रिलेशन देखना चाहते हो, एक काम करो, इसे कंपेयर कर दो, है ना, कंपेयर किसे करें, वाटर के साथ। डेंसिटी ऑफ किसकी है, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी, और इसे पानी की डेंसिटी के साथ कंपेयर कर दो। सब कंपेयर कर रहा हूं, ऐसे तो मीनिंगलेस है कंपेयर करना, लेकिन कंपेयर करके देखो आपको पता चल जाएगा। 17 और पानी की डेंसिटी कितनी होती है 10 टू द पावर 3, कंपेयर करो 2.30 और 10 टू द पावर 14, है ना, 10 टू द पावर 14 टाइम डेंस है ना, उससे भारी है। ठीक है, अगर मैंने 1 किलो से, मतलब फन जैसा हो गया, तो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ऐसा फनी हो गया पूरा, है ना। अगर 1 किलो मैंने पानी लिया, 1 लीटर पानी लूंगा तो 1 किलो पानी होगा ना, 1 लीटर पानी लूंगा तो 1 किलो पानी होगा। लेकिन अगर 1 किलो न्यूक्लियस लिया है, 1 लीटर न्यूक्लियस लिया है, तो कितना भारी होगा बेटा, 2.30 10 टू द पावर 14 kg हो जाएगा, इतना ज्यादा। सोच रहे, करोड़ों रेस टू 2 हो गया, करोड़ रेस टू 2, पल्ले के बाहर की बात हो गई बेटा, बहुत ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, इतना ज्यादा डेंस है, इतना ज्यादा भारी है, तभी पूरा मास कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए इतना ज्यादा डेंस है। बातों को फील कर पा रहे हो, यहां तक बात पहुंचनी चाहिए, यहां तक पहुंच पा रही है बेटा। चलो, और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा मैं, ये सॉल्व कर लिया, बस हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा ये। चलो इसे थोड़ा सॉल्व किया जाए। चलो देखो, इन्होंने क्या कह रखा है कि न्यूक्लियर मास दे रखा है, डेंसिटी कैसे निकलती है, मास बाय वॉल्यूम। इन्होंने मास दे रखा है, कितना मास है 55.85 AMU मतलब केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.67 10 टू द पावर -27 से मल्टीप्लाई करेंगे, केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतना केजी। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हम क्या लगाएंगे बेटा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर नॉट ए क्यूब, तो ये हो जाएगा, मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन ये होता था, ये होता था। चलो 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब और ए, चलो 55.85 1.67 10 टू द पावर -27 kg, है ना, ये 27
और 4/3 पाई 3.14 और आर नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा 1.2 × 10⁻⁻15 और उसका क्यूब। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास है 56 और ये सारी चीजों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप सब खिचड़ी करके देखोगे बेटा, तो इसका जो आंसर बनने वाला है बेटा, इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो आंसर 2.9 इंटू 10⁻17 kg/m³ बनेगा बेटा, इसकी डेंसिटी। डन, ये आंसर आने वाला है। चलो बस यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस का लेक्चर ओवर करते हैं, सेकंड लेक्चर। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक कराने वाला बेटा दे देता हूं, बता देता हूं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, समझेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। और उसके बाद देखेंगे हम, है ना, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखेंगे। ये दो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे बेटा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, ये चैप्टर का। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी वो कैसे बना था फेल आएगा। और यहाँ पे हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय करते हैं, इस लेक्चर को ओवर यहीं पे करते हैं। चलो टाटा बाय बाय।